कृष्ण को चक्रव्यूह में लाने की ताकत केवल मुकेश में ही है। तो वो जो 2100 रुपये वाली बात बोल रहे हैं ना, ये जो लालच है हमारे मन में, तो बहुत सारे सक्षम लोग आपके पास आते हैं कि इस योजना में हमारे को डलवाओ, नहीं डलवाओगे तो फिर देखते हैं, अगली बार आएगा तो देखते हैं। ये मुगलों के परिवार की झगड़े किस बात के थे? अब आप मुगलों पे चले जाओगे। मैं आऊंगा ना, लालच के झगड़े थे ना, तो अभी भी है। आप वो मैं कह रहा हूँ उस युग में भी थे, वो राम और रावण वाले युग में भी थे, कृष्ण जी वाले युग में भी थे, उसके बाद भी थे, आज भी हैं। तो, मैं बड़ा मजेदार उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो आप आज सुंदर इतना लग रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि इंटरव्यू करने की जगह मैं आपसे प्रवचन करवा लूं। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज हैं आपके जाने पहचाने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जी, जो आज काफ़ी अरसे के बाद चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर और चक्रव्यूह में। मुकेश जी, मैं तो विशेष तौर से आपका आभारी हूँ न्यूज़ 18 की सभी टीम का, और आभारी हूँ उन सभी न्यूज़ 18 से जुड़े हुए सभी दर्शकों का जी, जिन तक आप देश और दुनिया की ताज़ा तरीन सभी सूचनाएं भेजने का काम करते हैं। और बहुत लंबे अरसे के बाद अपन फिर चक्रव्यूह में, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। और कृष्ण को चक्रव्यूह में लाने की ताकत केवल मुकेश में ही है। नहीं, कृष्ण जो है वो तो जो चक्रव्यूह में फंसे हैं उनको बाहर लाने की वो रखते हैं, लेकिन पत्रकार के तौर पर, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और आप मंत्री हो, तो जो जनता के सवाल हैं वो आप तक पहुंचे, उनका समाधान निकले, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है। नहीं, जनता के सवाल हैं या आपके सवाल हैं? हाँ, मेरे जो सवाल हैं वो जनता के ही सवाल हैं। सवाल जनता के हैं, बता रहे आप? हाँ, पूछूंगा मैं। तो सवाल ये है कि इस वक्त आप कौन कौन से विभाग हैं जिनको देख रहे हैं और प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? देखिए, मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उसमें सेवा डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर SC एंड BC, और उसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, 4 विभाग मैं देख रहा हूँ जी। और सभी की अपनी प्राथमिकताएं हैं। अब सेवा डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि लगभग 51% आबादी को हम सीधा डायरेक्ट देखते हैं, जिसमें हमारे लगभग 21 से 22 लाख 60 साल से आयु के ज़्यादा के बुजुर्ग हैं, लगभग 9 लाख के आसपास हमारी विधवा बहनें हैं, लगभग 1.25 लाख हमारे दिव्यांगजन हैं, उसके बाद कैंसर पीड़ित, थैलेसीमिया पीड़ित, एसिड पीड़ित और 21 प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त उन कमज़ोर, लाचार, बेबस लोगों को हम प्रति महीने आर्थिक सहायता देने का काम करते हैं। उसके साथ बोने हैं, किन्नर हैं, बहुत से ऐसे जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बेसहारा बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों चले गए या जिनके बाप चले गए, उन सभी लोगों को प्रति महीने हम 3200 रुपये से लेकर, और उससे ऊपर जो तेजाब पीड़ित है उनकी अलग अलग कैटेगरी है, कैंसर पीड़ित की भी अलग अलग कैटेगरी। अच्छा लग रहा है ये जिन लोगों का आप तो उनको हम 3200 रुपये महीना, और लगभग 36 लाख लोगों को, 36 लाख से ज़्यादा लोगों को हर महीने हरियाणा सरकार के मंत्री के तौर पर 10 तारीख को मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सौम्य मुख्यमंत्री, बटन दबाकर DBT के माध्यम से उन गरीब के अकाउंट तक भेजने का हम काम करते हैं, ताकि उनको भी कोई ना कोई सहारा, एक भरोसा सरकार पे रहे और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें वो पूरा कर सकें। इसके साथ साथ हमने इस पिछले चुनाव के अंदर वादा किया था कि मेरी बहनों की आर्थिक स्थिति ठीक हो और उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं बहनों की, उनके लिए लाडो लक्ष्मी योजना
2100 रुपये महीना देने की बात थी, आज 10.5 लाख से ज़्यादा बहनें इसमें जुड़ चुकी हैं। और पहली बार हमने एक ऐसा यूनिक एक्सपेरिमेंट किया है। पहले आप किसी भी स्कीम का लाभ लेने के लिए आप कार्यालय में जाते, सरकारी कार्यालय में जाते, सरकारी बाबुओं के पास जाते थे, CSC सेंटर में जाते थे। हमने ये तय किया, हमने एक अपनी ऐप डेवलप की, एक ऐसी ऐप डेवलप की जिसको घर बैठ के बहन स्वयं स्मार्टफोन पर उसको अपलोड कर सकती हैं। अब वो बहन सक्षम नहीं है, बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, उसके हस्बैंड कर सकते हैं, पड़ोसी कर सकते हैं, परंतु सरकारी फार्म कोई नहीं भरना, दफ्तर में नहीं जाना। और आप जब अपनी ऐप को अपलोड करोगे, वो आपकी ऐप पे ही, आपका मोबाइल ही बता देगा कि आपका फार्म सही जमा हो गया है और नेक्स्ट मंथ से आपके खाते में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। किसी की गारंटी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वर्ग का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है कि ऊपर वाले ने आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि निम्न वर्ग की, गरीब की, विधवाओं की, किन्नरों की, शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो समस्याएं हैं वो आप सुलझा पाएँ। ऐप की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या हरियाणा में साक्षरता दर अभी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि लोग ऐप का उपयोग करके वो काम करवाएं? क्योंकि मैं आपकी बात पहले आपने पोर्टल वगैरह किए थे, उसमें वो खुलते ही नहीं थे। हमें इस प्रकार की जानकारियां थी। किसी वर्ग विशेष का नाम लेना, हमारे अधिकारी भी, कर्मचारी भी, जब गरीब आदमी उन कार्यालयों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 40-45 किलोमीटर जाए, अफसर ना मिले, फार्म नहीं मिला, फार्म में करेक्शन ठीक करनी है, फिर कह दिया चलो अगले हफ्ते आना, बहुत लंबा प्रोसेस था। CSC सेंटरों की कोई शिकायतें आ रही थी, छोटे छोटे काम के लिए भी वो रकम ज़्यादा ले रहे थे, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही थी। तो वो ऐप इसलिए डेवलप की कि किसी को सरकारी फार्म लेने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मतलब उस चल रही है अच्छे से। मैं वहीं आ रहा हूँ ना जी। हमने क्या ऑप्शन दिया कि एक एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए स्वयं सक्षम है बहन भर ले, बेटी, बेटा, देवर, पड़ोसी, मित्र, प्यार, कोई भी उसको उसी की स्वयं की जानकारियां तो अपलोड करनी है, उसने उसकी पारिवारिक जानकारियां ही तो अपलोड करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी आर्थिक स्थिति होगी, उसका कोई बिजली का मीटर हो गया, उसकी आइडेंटिटी हरियाणा की हो, डोमिसाइल जिस प्रकार का, वो बहुत सामान्य सा फार्म है, उसमें बहुत ज़्यादा उलझने हमने नहीं रखी हैं। और उसका लाभ ये हुआ कि आज 11 लाख के आसपास मैंने अपने आप को स्वयं अपलोड किया है और उसका 7 किस्तें उनके अकाउंट में जा भी रही हैं। इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है, एक आम नागरिक को जो समस्याएं आ रही हैं, ये इतने सारे जो पहचान पत्र हो गए हैं, कहाँ पे कौन सा वैलिड होगा। अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे अपने बेटे की वेरिफिकेशन करवानी थी, तो उन्होंने हमें तो लगता है कि जो आधार कार्ड सरकार ने बना के दिया है यही सर्वोपरि है, लेकिन उसमें आधार कार्ड नहीं चलेगा। किसी जगह आप जाएंगे, वहाँ पे खाली आपकी वोटर आईडी नहीं बनी, तो उसको लेकर हमारी 4 प्रकार की आइडेंटिटी या आधार कार्ड पहचान पत्र से पहले की थी। राशन कार्ड था, वोटर कार्ड था, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, DL था, और हमारा क्या कहते हैं पासपोर्ट था। अब उसका सारे का समप हमने एक जगह कर दिया, 4 कागज उठा के घूमने की बजाय आपका आधार कार्ड दे दिया, आपका परिवार पहचान पत्र दे दिया। आधार कार्ड वैलिड नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। बहुत नहीं, कहाँ ऐसा मुझे नहीं, मेरी जानकारी में पासपोर्ट की जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उसमें आधार कार्ड नहीं है। अगर आप उन्होंने क्या आइडेंटिफिकेशन मांगी आपसे? उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड चाहिए हमें। अब मैं कह रहा हूँ ना, 4-5 आइडेंटिटी है, उनमें से एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है कि सेंटर का कोई ऐसा होगा, विषय मेरी जानकारी में नहीं है। हरियाणा में हम परिवार पहचान पत्र है या आधार कार्ड पे हम सारे काम करते हैं, हमारी सरकार करती है। जब आप दुनिया से आप कंपैरिजन करना जा रहे हो, आज के दिन के अंदर, आज चांद पे सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत पहुंच रहा है। नील हमारी ही सैटेलाइट पहुंच गई ना चांद पे सबसे पहले। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो चांद की जो परिक्रमा थी वो बहुत से लोगों ने पूरी कर ली। आज हम भी काबिल हो गए ना, जिसको जो हमारे देश के बारे में क्या चर्चा थी लोगों की, ये तो साधु संतों का देश है, ये तो आदिवासियों का देश है। और आज सबसे बड़ी जितनी CEOs फॉरेन MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, उन सब के मैक्सिमम CEO इंडियन बच्चे हैं। हमारे लिए फख्र की बात है, घमंड की बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब आपको कंपैरेटिवली उन लोगों से दुनिया के साथ आपको चलना है तो कुछ चेंज लाने पड़ेंगे। आज सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला और कंप्यूटर का प्रोडक्शन करने वाला भी भारत बन चुका है।
तो जब आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 21वीं शताब्दी की बात करेंगे, ये छोटे छोटे दिखते जब- मैं कब दिखते जब नहीं बेदी थे। साहब हम आप हमने जो घर- जो जो जब परिवार आप- पहचान पत्र बनाया, मैं वहीं आ रहा हूँ, बड़ी बेसिक बात बताऊंगा, इसको धैर्य सुन लेना आप। लोगों के हित की बात कर रहे हैं, हम लोग इस चैनल पे बोल रहे वही हैं। हम समझना चाहते हैं ना। हाँ, हमने बीपीएल बनवा लिया, मैंने बीपीएल बनवा लिया 1990 में। बीपीएल के लिए क्या उपयोग था मेरा, मुझे पता ही नहीं। सरकार ने मुझे क्या देना, उनको पता नहीं। मैं बीपीएल से कब बाहर आ गया, किसी को नहीं पता। मैं ठीक ठाक हालत में था, मेरी स्थिति, मेरे परिवार की स्थिति कब बीपीएल के लेवल पे चलेगी, किसी को नहीं पता। ये सारी चीज का सुदृढ़ीकरण करने के लिए आज बच्चे का जन्म होता है, कब उसको पोलियो ड्रॉप्स की जरूरत है, कब उसको इंजेक्शन की जरूरत है, कब उसको खसरे की और जो इंजेक्शन उसको बच्चे को लगते हैं कब होंगे, वो कब आंगनवाड़ी में जाने लायक होगा, वो कब गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी स्कूल में जाने लायक होगा, क्या उससे पहले उसकी सारी चीज़ें मुकम्मल होगी। यदि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसकी क्या स्थिति है। यदि बच्चे ने स्कूल पास आउट कर लिया तो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, उसको क्या करना है, वो क्यों नहीं जा रहा, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है। थोड़ा सा भटक रहे हैं नहीं भटक रहा, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये चीज हमने लोगों को बतानी है, ये बात मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं सरकार का मंत्री हूँ। मेरा सवाल हमने ये चीज सुनो, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं था, किन बच्चों को दवाई मिल गई, किन को नहीं मिली, कोई पता नहीं था। हमें कितने बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं और कितने दुनिया से जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं था। हॉस्पिटल में डिलीवरी कितनी हो रही है, हमें पता ही नहीं था। इस हिसाब से तो फिर आने वाले समय में मेरे को लग रहा है 10-12 पहचान पत्र और बनाने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। किसको पोलियो का लग गया, इसका बना। नो। मैं कह रहा हूँ जब हमारे पास पासपोर्ट है या हमारे पास पासपोर्ट को तो जब कार्ड है, तब यूज हमारे करेंगे जब आप पास वोटर पासपोर्ट लायक कार्ड हो गए। है, अभी तो मैं जन्म की बात कर रहा हमारे हूं। पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर नहीं, हरियाणा आप पहचान मेरी बात को घुमा पत्र रहे क्यों? हैं। ये लोगों की जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें आपको भी लाभ मिलेगा। अच्छा, हाँ, मैं तो पंजाब में रहता हूँ। नहीं, अरे इंडिया में तो रहते हो ना। हाँ। इसके आपको भी लाभ मिलेगा। तो पंजाब में रह के मुझे हरियाणा पहचान पत्र से क्या लाभ मिलेगा? जो मेरी आइडेंटिटी है, आपका फैमिली आई कार्ड तो आप देश के लिए है, वो किसी एक घर के लिए देश के लिए नहीं है ना, प्रदेश के लिए है। प्रदेश के लिए नहीं है, देश के लिए। मैं बता रहा हूँ, हमने जो जो चीजें उसमें जोड़ी हैं, आज हमारे पास ये आंकड़ा है कि मेरे प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा 6 साल के कितने बच्चे हो गए हैं, उनके एडमिशन हो गए हैं तो 100% हुए हैं, 92% हुए हैं, 98% हुए हैं, 99.9% हुए हैं। हमारे पास आंकड़ा अपडेट रहता है डेली का। हमारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को सभी बीमारियों से मुक्त, जो हम दवाई का स्टॉक मंगाते थे वो 3 साल के बाद उल्ट होता था, दवाई कहाँ गई किसी को पता ही नहीं है, जरूरतमंद तक जाती नहीं थी। यदि दवाई का स्टॉक कम हो रहा है तो क्या उन बच्चों को दवाई मिल गई, या गर्भवती माँ को जो लाभ मिलना था वो मिल गया? ये अपडेट इतना हम अपग्रेड कर दिया। जैसे उन लोगों को, जिन लोगों को काला बाजारी करते थे, हेरा फेरी करते थे, जरूरतमंद को जो चीज नहीं देते थे, उनको सबसे ज्यादा आज अपडेट करने का मौका मिल गया और जरूरतमंद को वो चीज पहुंच रही है। मैं यही पेंशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। मैं ये सुनो, मेरी बात सुनो, मैं इसी पेंशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। यहां से 500 रुपए चलते थे, पहुंचते पहुंचते 2 महीने लग जाते थे। मरे की भी, जिंदे की भी, कौन खा गया किसको, बाद में FIR लॉज होती थी। आज नायब सिंह सैनी 36 लाख लोगों का DBT के माध्यम से यहाँ से बटन पुश करता है, बीच में 1 पैसा खाने की किसी कीमत नहीं है, और खाता है तो फिर गले में से निकाल के लेके आते हैं। अच्छा, अब मैं सवाल को और सरल तरीके से पूछता हूँ, क्योंकि ये समस्या है। जैसे आप हरियाणा को छोड़ दीजिए, हिमाचल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो बीजेपी के हैं और अभी वहाँ पे कांग्रेस के। तो वहाँ पे मरीजों के लिए एक तो आयुष कार्ड अपने को मिलता है, आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार का है, वैसी चिरायु है, और हिमाचल में शायद हिम केयर कार्ड है। तो मैं कह रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा जो गफलत है ये क्यों है? क्यों ना एक ही आइडेंटिटी हो, एक ही कार्ड हो, और उसके मार्फत जो जिसको देना है। तो मुझे लगता था कि जो आधार कार्ड है ये बन गया बस, अब ये आइडेंटिटी है, तो फिर और कार्ड इतने सारे कार्ड हो गए, क्या करें? कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास तो एक ही कार्ड है। कौन सा? जो हमारा बेसिक यूज होता है। और मैं कहता हूँ, सुनो, कौन सा बेसिक, कौन सा यूज? तो आधार कार्ड यूज करें। हाँ, आधार कार्ड में मैं बता रहा हूँ ना, सभी जगह नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है मैं इसको चेक कर लूँगा। हाँ। और आपकी ये सलाह भी मैं मानता हूँ, नायब सिंह सैनी जी, माने मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि एक आइडेंटिटी हो जाए सभी की एक होनी चाहिए, पूरे देश की एक होनी चाहिए। लगता नहीं आपको? राशन वन राशन कार्ड तो हो गया हमारा। आप कहीं से भी अनाज जाके गरीब आदमी। आज ही मेरे पास खबर आई हुई थी, हरियाणा में भी ऐसे केसेस होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, उत्तराखंड और हिमाचल की खबर थी। वोटर कार्ड उत्तराखंड में भी बना हुआ है, वोटर कार्ड जो है वो आपका हिमाचल में भी बना हुआ। उत्तराखंड में वोट डाल के आगे, वहाँ से चुन के भी आगे, अब हिमाचल में अपना अधिकार जमा रहे कि हमारा यहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। SIR की शुरुआत की, विपक्ष ने क्या चिल्पों शुरू की। ये जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं 20 साल के बाद, जनगणना भी हो रही है,
वोटों का चुनाव वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हम कर रहे हैं तो विपक्ष चलाता है। पर ये जो शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण पे सवाल भी तो उठ यही रहे हैं। यही तो पकड़े जाएंगे लोग। नहीं, इसमें आप पे भी आरोप लग रहे हैं। कौन सा सवाल उठ गया? पश्चिम बंगाल में एक आदमी है जो ये कहे कि मेरे साथ गलत हुआ में है। आप जीते। पश्चिम बंगाल में जो आपका जो वोटों का अंतर है 35 लाख का है। 32 लाख जो केस हैं वो तो कोर्ट में पड़े हुए हैं पेंडिंग, उनका अधिकार छीन लिया आपने। मैं आपको बात कर रहा हूँ, उन 32 लाख लोगों ने कहा कि मेरी वोट काटी, गलत बिल्कुल, काटी है। हाँ, कोर्ट में गए तो हुए वो हैं। गए ना कोर्ट में, हाँ। तो कोर्ट न्याय देगा। और चुनाव या तो हम जीत गए कटघरे आप। में जाएंगे या वो कटघरे में जाएंगे। चुनाव तो जीत गए। नहीं, चुनाव जीतने क्या होता है? चुनाव जीतने के बाद भी इंदिरा जी जीत गई तो उसके बाद फैसला नहीं आया क्या? एक बार तो यदि वो सच है तो आएंगे मैदान में बात। हाँ। तो कितने फैसले हरियाणा में भी आए हैं। हरियाणा में भी क्या तीरदैया जी का बता रहा हूँ, 3 हरियाणा वोट से जीत के आए थे, बाद में कोर्ट ने डिसीजन किया 1996 के अंदर हरियाणा में भी जीत के आए थे, उसके ऊपर हरियाणा में भी आरोप ये लग रहे हैं ना कि अब जब चुनाव थे हरियाणा वाले, तब आपने जो बीपीएल कार्ड है वो जी भर के लोगों के बना दिए, जिसने अप्लाई किया उसका बना दिया, बाद में काट दिए। नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। ये सही रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ। हमने बहुत से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि सिंगल मैन का बीपीएल ना, सिंगल मैन की फैमिली आईडी अलग बनाओ। तो हमारी फैमिली आईडी वो वेरिफिकेशन चलती रही, परंतु लोकसभा चुनाव से पहले जब नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक सामूहिक निर्णय किया कैबिनेट ने कि वो वोटर फैमिली आईडी से अलग कोई होना चाहता है, बट बेटा अलग हो गया, बेटी की शादी होगी या कोई हो, डिलीट उसमें जुड़ने का और डिलीट का हमने ऑप्शन दिया और कह दिया कि सेल्फ अटेस्टेड आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए और हम आपको फैमिली आईडी अलग बना देंगे। हमने तो सिर्फ छूट दी थी फैमिली आईडी बनाने के लिए। लोगों ने सिंगल हो गए, मियाँ बीबी से भी अलग हो गए, कई परिवार से अलग हो गए, उसको बीपीएल में जोड़ने की प्रोसेस शुरू कर दिया। जब उसकी वेरिफिकेशन की तो वाकई वो गलत मामला था, तो उनकी जो आर्थिकदार था, अब यदि उसको आंख मीच के बैठे रहे हम क्या? उसमें एक क्या और भी आ रही है। ये सवाल क्या उसमें आंख मीच के बैठे उनको वेरीफाई ना करें? केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब से भी ये सवाल पूछा था जब हमारे प्रोग्राम में आए थे कि जब आप परिवार पहचान पत्र बनाते हो, उसके आधार पर आप फैसला लेते हो कि ये जो लोग हैं बीपीएल में हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि आप पिता के तौर पे हैं, आपके आगे 2 बेटे हैं, अब बेटे जो हैं वो दोनों अलग हो गए, वो आपको ना खाने के लिए देते, ना पीने के लिए देते, ना रहने के लिए मकान देते। तो जो दोनों बुजुर्ग हैं वो पेंशन से भी वांछित हो गए और उनको जो आर्थिक लाभ मिलना चाहिए बीपीएल के तौर पे, क्योंकि वो तो बीपीएल हैं, उनका बेटा 1 लाख रुपए कमा रहा है, दूसरा 80,000 कमा रहा है, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा है, तो क्या उसको जो सरकारी सुविधाएं जो एक गरीब आदमी को मिलती है मिलनी नहीं चाहिए? देखिए, ये अनंत महाभारत है। परंतु आप तो क्रिश्चियन हैं। मैं कह रहा ना, ये अनंत महाभारत है। प्रयास 100% शुद्ध करने का है और इसी सोच को लेकर हम चले हुए हैं, परंतु सवाल उठेंगे, ये ऐसे कर दिया जी, वो वैसे कर दिया जी, वो वैसे कर दिया। अरे सवाल तो उठाएंगे लोग, परंतु हमारी जिम्मेवारी है लाभार्थी तक लाभ उसके घर तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे। और पहले लाभार्थी सरकार के दफ्तर में आके लाभ की भीख मांगता था, आज हमने लाभार्थी को ढूंढ के लाभ दिए। 3 बातें मैं कह के अपनी बातों खत्म करूंगा। आज सरकार ने जाके प्रत्येक घर में बहनों के लिए इज्जत घर खुद ढूंढ के क्या, अभी आपको इज्जत घर बना के देंगे। अब कई बार तो ऐसे जिद करने लगते हैं कि हमें लाभ चाहिए नहीं, आप कहते हैं मैं दे के रहूंगा, पूरी बात सुनो, और वो लाभ की जगह नुकसान पूरी होता है। बात सुनो, हाँ, पूरी बात सुनो। हाँ। हमने घर तक पहुंचाने का काम किया। हर घर में शुद्ध जल हमारी सरकार ने खुद जाके प्रत्येक जरूरतमंद के घर में शुद्ध जल पहुंचाने की हमारा पूरे देश के अंदर अभियान चला, जल जीवन मिशन के तहत। इसी प्रकार से जिन लोगों को आवश्यकता थी, आज हमने उसको ओपन कर दिया। हमने कोई लिमिटेशन रखी, जो भी बहन लाडो लक्ष्मी योजना में अपनी एज और अपनी फैमिली इनकम के हिसाब से जुड़ना चाहे वो खुद अपने आप को अपलोड कर ले, कोई फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी ऐप है। मतलब लाडो योजना जो है ये हर गरीब अमीर सबके लिए लागू है। जो कोई बहन सरकार में लेक्चरर है, टीचर है, क्लर्क है, बाबू है, डॉक्टर है, क्या उनको मिलना चाहिए? कौन सी बात कर रहे हैं? वही मैं पूछ रहा हूं। कौन से देश की बात करें, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? वही मैं पूछ रहा हूं। हमने कहा कि जो जरूरतमंद है, एक कोई क्राइटेरिया तो बनेगा ना। यहाँ पे मुफ्त का मिलता है कल ना। को कृष्ण बेदी की मैसेज अप्लाई करेगी, यहाँ पे मुफ्त कल को कृष्ण बेदी की मैसेज अप्लाई करे, क्या ये हंसी का मजाक की बात नहीं होगी? सर 80 ये हंसी मजाक की बात नहीं होगी क्या? 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं,
किनको दे रहे हैं? जो जरूरतमंद है। उनको आदत पड़ गई है। आपने आप कभी लगे लाइन में? नहीं, आपने अप्लाई किया कभी? मैं कह रहा हूँ 80 तो करोड़ क्यों नहीं किया? 60 आपका करोड़। जमीर जिंदा है, आप मान रहे हो उस बात को कि मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत सवाल- नहीं है वो किसको क्यों दें? सवाल ये उठ रहा है कि सशक्त गरीबी, किसको करना है? सशक्त किसको करना है? हम कह रहे हैं कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, आप बार बार जाके दावा करते हैं कि वो विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था है। मेरी बात सुनो, 80 करोड़ लोगों मैं को ये मुफ्त कह में रहा हूं, राशन दे रहे मैं हैं। ये कह रहा हूं, ये सुने सुनाए आंकड़े महंगाई आंकड़े की बातें हैं ये। कितना आंकड़ा मैं ये बता कह रहा दीजिए। हूं, क्या जरूरतमंद को देना गलत है क्या? और जो अपात्र है उसको क्यों दे? कौन से जगह लिखा है? वोट बैंक। कृष्ण बेदी की पत्नी लाडू लक्ष्मी का लाभ क्यों ले? यदि आपकी मिसेज टीचर है, लेक्चरर है, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, परमात्मा ने सक्षम किया है, तो आपको क्या जरूरत है? गैस की और सब्सिडी, यदि इस स्थिति के अंदर भी गैस कोई कहता है कि मैं तो लाइन में लगूंगा 21 रुपए की, लगे, उसको कौन रोक रहा है? परंतु जब परमात्मा ने सक्षम किया ये, तो उन लोगों का भी आत्मिक जिम्मेवारी बनती है कि पात्र व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे। ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपका संबंध दलित परिवार से है, दलित के बेटे के तौर पे हम आपको प्यार करते हैं। आप अभी भी गाँव में जाते होंगे, अभी भी क्योंकि लाइन लगी रहती है आपके घर पे, मैं देखता हूँ। तो वो जो 2100 रुपये वाली बात बोल रहे हैं ना, ये जो लालच है हमारे मन में, तो बहुत सारे सक्षम लोग आपके पास आते हैं कि इस योजना में हमारे को डलवाओ, नहीं डलवाओगे तो फिर देखते हैं, अगली बार आएगा तो देखते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लालच देखो किसी ने नहीं छोड़ा, परंतु गैस की सब्सिडी कितनों ने छोड़ दी? मैं वही बात कर रहा हूँ, लालच किसी ने नहीं छोड़ा, परंतु हमें तो कोई सीमा तय करनी पड़ेगी ना, कुछ सीमा तय करनी पड़ेगी ना। मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मनोहर जी की सरकार ने कितना बड़ा परिवर्तन किया है, आपको पता ही नहीं है। ये पूरा देखा ये नहीं देखा, अब मैं बताऊंगा आपको। मैं कई जगह उदाहरण देता हूँ इस बात के। मेरे पास गरीब की कौन सी जात होती है? गरीब तो चाहे ब्राह्मण है, चाहे गरीब चाहे तो राजपूत है। गरीब होता है, गरीब और तो वो गरीब आर्थिक रूप से हो सकता है। हाँ। मैं बताता हूँ। मेरे पास जब मैं पहली बार मंत्री बना, सामाजिक न्याय मंत्री, मेरे पास एक वैश्य परिवार की एक बेटी आई। बाप की कुछ दिन पहले मृत्यु होगी, छोटी दुकानदारी थी, बाप के जाने के बाद वो कारोबार था ही नहीं कोई ना संभालने वाला। माता है, छोटा भाई था। उसने मेरे कुछ दोस्तों के साथ संपर्क किया, अभी सामाजिक मंत्री न्याय मंत्री है और इस विभाग में कुछ लाभ दिलाएंगे। उस बच्ची की जो मैंने उसकी पढ़ने की इच्छा और आगे बढ़ने का जज्बा जो मैंने देखा, तो वो बेटी कहती जी मैंने यूपीएससी करनी है और मेरी कोई स्कीम का लाभ दो। मैंने जब चेक किया तो मेरे पास एससी वेलफेयर की स्कीमें हैं, बीसी वेलफेयर की स्कीमें हैं, दिव्यांग की स्कीमें हैं, परंतु किसी गरीब के लिए कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि गरीब की जाति अग्रवाल थी, गरीब की जाति राजपूत थी, गरीब की जाति ब्राह्मण थी। पहले हमारे से पहले जो सरकारें थी वो जो भी योजना लेके आते थे वो कास्ट आधारित लेके आते थे, चाहे उसको आवश्यकता है चाहे नहीं है, और जरूरतमंद चाहे कितनी भी जरूरत उसको हो, यदि वो उस श्रेणी में नहीं आता तो उसको लाभ नहीं दे सकते। पूरी बात सुनो, 2014 से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं पूरी बात सुना सवाल पूछ रहे हैं हम। मैं मैं वही बता हर रहा एक उसमें प्रोग्राम में मेरा हर विषय एक पूरा चक्कर होने में- दो, हाँ। मेरा विषय पूरा होने दो। तो इस आरक्षण बात जो को- है, इस बात को मनोहर लाल जी ने समझा, हाँ। और मनोहर लाल जी ने कितना बड़ा फैसला लिया, आपको शायद जब मैं बताऊंगा तभी पता लगेगा, ध्यान में भी नहीं आएगी। बहुत से लोगों, हमारे साथ के मंत्रियों को भी कई बार, और कई बार सामान्य लोगों को भी, और कई बार बहुत जो लोग मैनेजमेंट करने वाले उनको भी ध्यान में रहती है चीजें। मनोहर लाल जी ने क्या निर्णय किया? कोई भी स्कीम मैं जाति आधारित नहीं बनाऊंगा, मैं स्कीम बनाऊंगा गरीब के आधारित। आज 1,80,000 रुपये का जो बीपीएल किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, उसको उन्हीं सभी स्कीमों का लाभ मिलेगा जो एक गरीब आदमी को मिलता है। हमने वो कितना बड़ा एक यूनिक टर्न लेके आए हैं। आज प्रत्येक, हम भी लाचार हो जाते थे, आ जाता था कोई ना कोई ठाकुर भाई, लेकिन अभी भी जैसे हम आज आपसे हम 1,80,000 से नीचे सवाल मैं कह यदि रहा हूं, देश में करें तो बीपीएल की अपर लाइन 1,20,000 और हमारी 1,80,000। बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी की बात है। और मनोहर लाल खट्टर साहब से इससे बड़ा ये कोई जो काम नहीं हो सवालात हैं हमने पूछे और ये सारी स्कीम्स उन्होंने हमें समझाई। लेकिन दिक्कत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ बाप को अलग कर दिया, बेटे अलग हो गए, बहू अलग हो गई, और जो बाप है वो बेचारा आज भी गरीब है। और आप जब एक परिवार पहचान पत्र बनाते हो तो कहते तेरे एक बेटा को तो 60,000 मिले, एक को 30,000 मिले, 90,000 हो गए, 90 को 12 से गुना करोगे तो 1,80,000 के ऊपर चले जाएंगे वो, तो उसको नहीं मिल रहा। वो कह रहा जी मैं तो भर गया। मैं आपकी बात को बिल्कुल मान रहा हूँ। ये मुगलों के परिवार के झगड़े किस बात के थे? हमारे जब हमारे लोग राज करते थे, किस चीज के झगड़े थे?
किस चीज का झगड़े थे? अब आप मुगलों पे चले जाओगे। मैं आऊंगा ना, हाँ। मैं किस चीज का झगड़े, और मैं- सवाल पूछूंगा तो नहीं, फिर मैं आप किस चीज का झगड़े थे? फिर पूरा- आप नेहरू पे यही चले जाओगे। यही नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं एक कालखंड की बात कर रहा हूँ। झगड़े किस चीज के थे? लालच के ही थे ना, लालच के झगड़े थे ना। वो अभी भी है। आप वो मैं कह रहा हूँ उस युग में भी थे, वो राम और रावण वाले युग में भी थे, कृष्ण जी वाले युग में भी थे, उसके बाद भी थे, आज भी हैं। एक तो- मैं बड़ा मजेदार उदाहरण दे रहा हूँ। नरवाना में मुझे एक आप जैसा कोई व्यक्ति मिला। एक तो आप आज सुंदर इतना लग रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि इंटरव्यू करने की जगह मैं आपसे प्रवचन करवा लूं। सुनो मेरी बात, मुझे कहता है ये आपका भगत है, आपका परम मित्र है। मैंने कहा हाँ। पर उसने वही सवाल किया, इसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। मैं मजाक में कोई बात कह दी, मैंने कहा भी सुनो, कृष्ण जी को कितना जानते हो आप? कहते बहुत जानते हैं। कृष्ण बेदी? नहीं, भगवान जी, अच्छा। जो श्री कृष्ण जी को। तो कहते बहुत जानते हैं। तो मैं उसका सबसे परम मित्र कौन था? कहते सुदामा। माँ क्या हालत है इसकी, जो वो भगवान होके उसकी हालत नहीं सुधार पाया। मतलब आप मंत्री लोग कृष्ण, हम तो लोग ये हर सुदामा। युग में रहेगा। सुनो, हाँ। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को किडनैप कर लिया, कर रखा था ना। अब मैं तो ऐसी, राम रावण के टाइम में भी किडनैपिंग थी, वहां उस कालखंड में भी छुआछात थी। सबरी के बेर, झूठे बेर खा लिए राम जी ने। ये एक आदिवासी गुफाओं में रहने वाले, कंदराओं में रहने, ये भेदभाव कभी खत्म हुआ नहीं, ना कर पाएगा कोई। ये तो जीवन है, चलेगा। परंतु मैं एक बात कहता हूं, मेरे पार्ट पे मैं जितना किसी का कर सकूं वो मैंने अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और यदि जो इस जिम्मेवारी से जो भागता है वो फिर पाप का अधिकारी है। चलो अब थोड़ा सा राजनीति पे आते हैं। ये जो कृष्ण बेदी जी मेरे समक्ष बैठे हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, संगठन में महामंत्री हैं, एक जिम्मेदारी और आपको दे दी 9 जिलों की, वो क्या है? महामंत्री के तौर पे हमारा बंटवारा किया हमने। हाँ। 9 जिले, सभी तीनों महामंत्रियों को। एक तीसरी और जिम्मेदारी भी मिली अभी है। मैं नहीं, वो पहले से ही हूँ, मैं एससी मोर्चा का प्रभारी एससी भी हूँ। मोर्चा के। तो भारतीय जनता पार्टी में आजकल कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी है या कुछ आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है? नायब सिंह नहीं, सैनी नहीं, ऐसा नहीं है। साथ के देखो साथ? देखो, सुनो मेरी बात। मैं आपको एक बात बड़े गजब की बताता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी का कोई कर्मठ कार्यकर्ता की बात है, ये बात है। अब क्या हुआ, जैसे हम सरकार में आए, उससे पहले मैं महामंत्री था, ठीक है, सरकार में आ गए, विधायक हो गए, सरकार में आ गए, तो मैंने तुरंत ये बात कही। परंतु ऊपर से ये तय हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जी की जो टीम है, जब रद्दोबदल करेंगे फिर सारी का करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम के बाद प्रदेश में कोई चेंज करने की बात आएगी, प्रदेश में कोई चेंज करने की बात आएगी, महामंत्री बदलने, उपाध्यक्ष बदलने, जो भी माने मोहनलाल बडोली जी चेंज करेंगे, वो फिर सभी के लिए करेंगे। एक पोस्ट आज खाली करके किसी आदमी को लेके आना, फिर वो कार्यकाल का मामला कुछ ऐसा आया, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। अभी क्या सिचुएशन है जो अपने मोहनलाल? मेरी बात पूरी नहीं होने देते आप। अच्छा, कर दो। तो उस नाते महामंत्री की जिम्मेवारी निभा रहा हूं मैं। तो ये मोर्चे के प्रभारी की जो जिम्मेवारी थी वो उससे पहले की है। वो अभी कोई नई नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी, सिर्फ संगठनात्मक काम को चला रहे हैं। जैसे ही ऊपर से कोई तय होगा, अब सब यदि कोई चेंज होगा, महामंत्रियों में चेंज होगा, टीम में बडोली जी की टीम में चेंज होगा, नीचे जिलों में चेंज होगा, कहीं भी जो चेंज होगा उसमें बेदी जी का चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप लोग कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाला है उसको हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। आजकल जो हवाई यात्रा कर रहे थे उनको आप कह रहे हो कि साइकिल से आया जाया करो। तो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब युद्ध काल में तो युद्ध की बात करेंगे। अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले गेहूं का सीजन था। किसान के पास भी समय नहीं था, व्यापारी के पास भी समय नहीं था, मजदूर के पास समय नहीं था। सभी को लालच था मेरी फसल मंडी में पहुंच जाए, उस तुल जाए, उसकी पेमेंट आ जाए। किसान को लालच था कि मेरे जो भूसा है वो इकट्ठा हो जाए, उसको कूप बन जाए या स्टोर में चला जाए। गरीब को भी ये लालच था कि मेरे को भी आज सीजन है काम करने। बीमार आदमी भी ज़्यादा पूरे घंटे नहीं काम करता, कम घंटे काम करता ही है सीजन में। एक हालात होते हैं। कुछ टाइम पहले चुनाव था, मान लो प्रदेश का, पिछले साल मान लो, तो उस समय उस तरह का माहौल था। अब जैसा माहौल है, देश के प्रधानमंत्री जी वही अपील कर रहे हैं। इस बार युद्ध जो है वो चल रहा है, 28 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन हमारे देश में ना तो तेल की कीमतें बढ़ी, ना कोई किराया बढ़ा, ना दूध के दाम बढ़े। उसकी वजह आपकी दरिया दिली थी या ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं ये मजबूरी? मैं अब वन नेशन वन इलेक्शन किसने कहा? हमने ही कहा ना। हमारे से पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं बात ये। यदि ये मजबूरी और अलग चीज़ है, हालात अलग चीज़ है। मैं आपको बड़े बड़े दिल के साथ ये बात सुनने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको।
यदि आपको ये लगता है कि मोदी जी ने तो चुनाव के बाद एक मजाक कर लिया, आप जैसे व्यक्ति को भी यदि ये बात लगे तो कौन सा मजाक? भी ये रेट बढ़ाने की बात कह दी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से कह दिया कम यात्रा करें, साइकिल पे चले, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने के ऊपर इन लोगों का विश्वास नहीं है क्या? आप जैसा जिम्मेवार आदमी तो देश की दुनिया की बिल्कुल परिस्थिति समझते हैं। विश्वास है, और शायद वही विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो सरकार है वो तीसरी बार बनी है, हरियाणा में जो सरकार है वो तीसरी बार बनी है, तो जनता नहीं बनाई है ना, तो जनता पे आपको विश्वास है ही है ना। जनता को विश्वास भी कायम रखना हमारी जिम्मेवारी है। अपने परिवार को यदि आज मेरे पास कोई आवश्यकता के अनुसार कोई समस्या है तो क्या बेटों से बात ना करूं, पुत्र वधू से बात ना करूं, अपने भाइयों से बात ना करूं, किससे करूं? यदि स्टेट पे कोई बात आती है तो प्रदेश के लोगों से बात सवाल करनी भी पड़ेगी। मेरा ये था कि लेट हो मैं गया ना। वही नहीं उठाया, गलत कदम नहीं, लेट कदम नहीं उठाया, तैयारी के साथ है, उसी सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, लोगों को आगाह करना, लोगों को निवेदन करना, लोगों को इस बात के लिए सचेत करना। एक प्रधानमंत्री के नाते, देश के मुखिया के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है और उसका असर भी लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ा है। बहुत से लोगों ने अपने काफिले छोटे गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से चलना शुरू किया। आज मेरे पास 4 लोग आए, ऐसे 4 लोग आए तो सैकड़ों लोग, परंतु 4 लोग, मैं सभी से सवाल किया भाई 2 बातें हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपील की है कि गैर आवश्यक काम के लिए बाहर मत जाए, कही है। दूसरा मैंने कहा मौसम विभाग कह रहा है कि हीट वेव चल रही है, छुप कर रही, फिर भी आ रहे हो, फिर भी आप आए हो। तो उन्होंने 4 लोगों ने तो ये कहा कि मैं तो ट्रेन से आया भाई साहब, एक ने कहा कि मैं तो बस से आया हूँ। मतलब यदि देश के प्रधानमंत्री जी ना कहें, शायद उनके दिमाग में बात ना आती। दूसरी बात, मैंने जब कहा पर हीट वेव थी, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप पे आप उस पर वीडियो कॉलिंग पे या वैसे भी टेलीफोन पे भी और मैसेज डाल दोगे, आपका मैसेज भी, तो उन्होंने कहा ये ध्यान करेंगे। और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि वाकई ही हीट वेव भी खतरनाक है इस समय, परिवारों के लिए, व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए भी, फसल के लिए भी, पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी भयंकर हालात हैं। और इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक निवेदन किया है कि कम से कम ट्रैवलिंग करें, प्रदेश वैश्विक स्थिति के कारण कुछ ना कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं, अनुकूल जब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा जो भारत है उनकी बात सुनता है, एग्जाम्पल जैसे हम पहले की बात करें तो स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री ने की थी, 2014 के आसपास की बात होगी, सारे मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते थे, सफाई, आप भी उसमें शामिल थे। अब देख रहे हैं कि हम जो सारे मंत्री हैं वो कोई साइकिल पे आके फ़ोटो खिंचा रहा है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड भागे हुए हैं उसके, कोई जो है ऑटो रिक्शा में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत हमारी एक सांसद हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि बैठ जाओ, वो कहते हैं नहीं फ़ोटो तो हो गया, अब उतर जाने दो, नहीं कहते आगे तक तो जाना पड़ेगा। तो ये जो ड्रामा हो रहा है ये होना चाहिए या मतलब नहीं होना चाहिए, एक मंत्री के तौर पे नहीं, एक आम आदमी के तौर पे बताइए। मैं एक बात कहता हूँ, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया। ये भी चर्चा में है कि सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे आप साइकिल पे, क्या आवश्यकता थी? ये भी चर्चा है कि वो टेम्पो में बैठ के उतर गए। ये भी चर्चा है कि बेदी साहब आप जब सेक्रेटरीट में गए साइकिल पे, आपके साथ कोई भी नहीं था। तो वैसे चले जाओ ना, फिर तो हम बेदी साहब की हेडलाइन चलाएंगे। हाँ चलिए, अकेले आए और हेडलाइन चलाइए, चलिए, बिल्कुल चलिए। हाँ। अकेला गया हूँ, घर से अकेला गया हूँ, सेक्रेटरीट में गया हूँ, सेक्रेटरीट से वापस आया हूँ। लेकिन फिर एक साइकिल पे तो आप जा रहे हैं, मैं आपका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे सामने हैं, गए आपने फ़ोटो वोटो खिंचाई, फिर देखा कैमरा वाले चले गए, तो साइकिल आपका जो है फिर एक बंदा घसीट के ला रहा है वापस। नहीं और खुद वापस नहीं, AC ना गाड़ी- ना मैं ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हो रहा है। हर तरह की तो ये मैंने अब ये कहाँ का उदाहरण दिया आपको? रावण जी के टाइम का भी उदाहरण दिया मैंने। तो सभी काल में, सभी परिस्थितियों में, सभी प्रकार के लोग सफाई रहेंगे। करनी है तो पहले इस गंदगी दुनिया में, फैलाओ। इस दुनिया में मुकेश भी रहेगा, इस दुनिया में कृष्ण भी रहेगा, रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहेंगी। आप इतनी गर्मी में भी आप टाई लगा के बैठे हैं, बताओ देखो अब क्या करें? लोग इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। लगानी पड़ती है। जब आप इतना सुंदर बन के आए हो तो मैंने कहा टाई से ही थोड़ा सा मैं यहाँ के जो मेरे को जलन हो रही है, मैं टाई क्यों लगा के? नहीं, ये तो कुर्ता आपका जो है चमक रहा नहीं, है, आज नया पूरे पैर के आया कृष्ण हूँ। भाव से चल रही है बातचीत। मुकेश को फेस करना था, नया पैर के आया हूँ। मुकेश को करो फेस, ये अगले प्रोग्राम का नाम हो सकता है ना। हाँ, तो ये अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, युद्ध का माहौल है पूरी दुनिया में, जो आर्थिक संकट है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। जो मैं बात कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने लेट कर दी, तो आप अगर यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे जो तेल के दाम हैं पहले ही 1.5 गुना हो चुके हैं। वहाँ पे जो बाकी चीज़ों के दाम हैं, हमारे को ये झटका लगा है इलेक्शंस के बाद, बंगाल इलेक्शन और ये जो
तमिलनाडु के इलेक्शन थे, 1.5 गुना तो अब भी नहीं किया हमने। नहीं वहाँ पे हो चुका था। नहीं, हमने तो 1.5 गुना अभी तक भी नहीं किया। अपना नहीं किया तो उससे जो हमारे रुपए की वैल्यू है वो लगातार गिरती गई। नहीं, 96 रुपये समथिंग का पहुँच गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी वजह से नहीं है, और कारण भी है, मैं आपको बताता हूँ। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, रसिया के हेड ऑफ द कंट्री पुतिन जी और चाइना के हेड ऑफ द कंट्री, उनकी कोई आज मीटिंग, कल या परसों कोई उनकी मीटिंग हुई है, शायद वो चाइना गए हैं, रसिया के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल गए, ट्रम्प अमेरिका गए हैं और रशियन फिर वहाँ पहुँच गए हैं, वो चाइना के पहुँच गए। तो हमसे इकोनॉमिक बहुत बड़ी है चाइना की, संसाधन भी बड़े हैं, देश भी बड़ा है। उन्होंने भी इस वैश्विक संकट के कारण आज चिंता जाहिर कर रखी है। स्थितियाँ वहाँ भी अनुकूल नहीं है, उनका भी एक्सपोर्ट पे और प्रोडक्शन पे, वो मैं पढ़ रहा था, जितना पढ़ रहा था उसमें वहाँ पर भी इस प्रकार का संकट आया है। तो पूरी दुनिया आज बहुत छोटा सा हो गया सिस्टम, एक दूसरे बिना किसी का काम चलेगा ही नहीं। परंतु ये बीच में जो खाड़ी देशों का युद्ध है, वाकई ही मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसके हिसाब से हमें भी, आपके माध्यम से मैं भी अपील करना चाहता हूँ, सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें भी देश की हालात के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। अभी मैं दूसरी बात कर रहा था, ऊर्जा की बहुत बड़ी संकट खड़ा होने जा रहा है। मैं एक ये वाला आपसे विस्तार से जानूंगा। मुझे एक आप ईमानदारी से, यकीन से बताओ कि ये जो प्रधानमंत्री को 2-2 बार अपील करनी पड़ी है कि आप सोना मत खरीदें, आप कम यात्रा करें, पेट्रोल डीजल बचाएं, बाहर जाने की आवश्यकता हो ना जाएं, तो इसके पीछे जो बेस है वो हॉर्मुज ही है, ईरान और यूएस का जो वॉर चल रही है, या प्रधानमंत्री जी के थ्रू या किसी के थ्रू आपको कोई जानकारी मिले कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा संकट आने वाला है? नहीं, देखिए, जितना मैं देश की इकोनॉमी को जानता हूँ और जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना है, सबसे बड़ा कारण तो यही है। इससे पहले तो कोई स्थिति पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी स्थिति थी ही नहीं। रसिया और यूक्रेन का हुआ, उसका बहुत ज़्यादा कोई असर था नहीं भारत पे। अब मैं अधिकारियों की अभी पिछले दिनों मीटिंग ले रहा था, तो डेवलपमेंट वर्क्स को लेके, तो उसमें एक बात आई कि हमारा जो ये तार कोल का रेट पिछले 15-20 दिन के अंदर जो 42 रुपये था, वो 84 से 86-88 रुपये हो गया, डबल से, क्योंकि सारा क्रूड ऑयल से ही सारा ये मटेरियल बनता है। और वहीं पे जहाँ पे डेली वो पासेज हो रहे थे वहाँ से, अब वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे भीड़ हो गई है, उस प्रकार की ट्रैवलिंग सिस्टम डाउन। वो आने नहीं दे रहे, ईरान वाले भी नहीं आने दे रहे, ईरान वाले भेज रहे हैं तो उनको अमेरिका वाले रोक रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जब सप्लाई चेन टूट जाएगी तो फिर आपके प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़रूरतों की चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। यदि आप जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपकी माल नहीं जा रहा, आपका करेंसी का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ, देखो, अब हम तो इस लायक नहीं है, इतना बड़ा विजन नहीं है हमारा, परंतु पूरी दुनिया ने अपने आप को ऐसे हालात पर, प्रकृति ने बना रखे थे कि पूरी दुनिया को उस पोर्शन का गुलाम होना पड़ा। ये तो ईरान को आइडिया मिला, पहले उसको आइडिया ही नहीं था। नहीं, आइडिया तो होगा, बाद में पहले टोल टैक्स नहीं लगाने की बात थी, अब वो कह रहे हैं कि जो भी गुजरेगा टोल टैक्स देना पड़ेगा, और भारत वालों को शायद ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि हमारी थोड़ी इजराइल के लिए ज़्यादा सेफ्टी का मामला है। तो इसलिए ये आज से पहले इस पर का कोई विकल्प नहीं देख सके, पूरी दुनिया को जरूरत थी उस पासेज की, तो परंतु प्रकृति ने पूरी दुनिया को एक इस इतने पोर्शन के अधीन कर दिया। आज चाइना भी परेशान है, पूरा एशिया के अंदर संकट पैदा हो गया। इसी प्रकार से यूरोपियन कंट्री के अंदर भी स्थिति पैदा, हमारा जो एक्सपोर्ट का माल है, उनको जरूरत है, वो पहुंच नहीं रहा, उन तक भी नहीं पहुंच रहा, उनको भी दिक्कत है। अभी आप तारीफ कर रहे थे हमारे बच्चों के ब्रेन की, हमारे इंडियन लोगों की, जो आप बता रहे थे गूगल में सीईओ लग गए हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उसमें जो भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो बाहर पैदा हुए हैं, वो बड़ी भूमिका में हैं। अभी चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, या देश का साउथ इंडियन हो, केरल के लोग हों, बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। ब्रेन ड्रेन इसको हम बोलते हैं। इसको रोकने के लिए, जाहिर है कि हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारी केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कुछ है? नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात एक लाइन में समझ गया, मैं सारी बात कहूँ। अब देखिए, व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं। अब इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर, आज़ाद देश के अंदर किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते आप लोग।
आप उनके लिए ऐसे हालात पैदा करें कि उनकी आवश्यकता यहाँ पे पूरी हो। के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? उस प्रकार का जब ग्लोबलाइजेशन की बात है, पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन की बात है, तो यदि हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे तो पिछड़ेंगे। अपने लोगों को उस प्रकार का वातावरण नहीं देंगे तो पिछड़ेंगे। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, जितने भी गल्फ कंट्रीज़ के लोग हैं वहाँ ट्रीटमेंट कराने के आपके गुड़गांव में आते हैं, आपको पता होगा। क्या बोलते हैं उसको, एयर एम्बुलेंस के द्वारा आ रहे हैं, और इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है। पाकिस्तान के लोग लाइन लगा के भारत में इलाज के लिए आते हैं, अफ़गानिस्तान के और जितने कंट्रीज हैं गल्फ़ के मैक्सिमम लोग आपके गुड़गांव में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मुझे तो ऐसी जानकारी है कि रसिया के लोग भी मैक्सिमम लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कोई शक नहीं। अब हमने ऐसा वातावरण मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2018 में या 17 में 18 में शायद माननीय मनोहर जी के साथ विदेश टूर पे गए थे हम, इजराइल और यूके की ट्रैवलिंग। जितनी भी मीटिंग उस समय मुख्यमंत्री जी के साथ उन लोगों ने की या पहले से तय थी, दिल्ली की बजाय लोग गुड़गांव की चर्चा करते थे, क्योंकि दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनी को जो एनवायरनमेंट गुड़गांव में मिला है, और सबसे ज़्यादा वो एस्टेब्लिश पूरी दुनिया की, इंडिया में जो भी मल्टीनेशनल कंपनी उनके हेडक्वार्टर आपके गुड़गांव में, ऐसा माहौल मिल गया उनको। एयरपोर्ट नज़दीक हो गया, देश की कैपिटल नज़दीक हो गई, हरियाणा की बिजली व्यवस्था ठीक थी, मनोहर जी ने इस समय रोड्स के सिस्टम भी ठीक किया, लैंड ऑर्डर को भी ठीक किया, सारा कुछ किया। तो आज दुनिया एस्टेब्लिश होगी, वहाँ चर्चा गुड़गांव की चल रही थी। आपकी बेंगलोर के, नोएडा के मुकाबले गुड़गांव की बहुत लोगों ने इस प्रकार की चर्चाएँ थी और ऐसा वातावरण की बात थी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उस प्रकार का वातावरण तो हमें तैयार करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं। हमारे देश की सरकार भी करे, प्रदेश की सरकार भी। अब हमने नई औद्योगिक नीति लेके आए हैं, बड़ी लंबी चर्चा कैबिनेट में 3 बार हुई है, और उस प्रकार का जो आवश्यकताएं हमारे औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वो सारी सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं। जो ऑब्स्टिकल थी उनको सबको हमने बड़े बड़े दिल के साथ मुख्यमंत्री जी ने बैठकर उसको दूर किया। जो अनुसूचित जाति है और जो जनजाति है, काफ़ी समय से ये दबी कुचली रही है, तो अब क्योंकि आप इसके मंत्री हैं तो इनके उत्थान के लिए कुछ योजनाएं आप देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के राज में एट्रोसिटी बड़ी थी, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ, चाहे गोहाना कांड हुआ, हरसोड़ा कांड हुआ, बगाना कांड हुआ, परंतु परमपिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, ऐसा आशीर्वाद है। बहुत बड़ी घटना हरियाणा में जब से हमारी 12 साल से सरकार है, ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसा जाट आंदोलन तो हुआ। मैं आप बात को कहीं और ले जाएंगे। मैं SC-BC की बात बिल्कुल भी नहीं भूल जाना चाहता ना मैं ले जाऊंगा, जाट आंदोलन पे भी आ जाऊंगा मैं। अभी मैं जिस वर्ग की आपने शुरुआत की, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा वातावरण हमने दिया, जो विस्थापित लोग परेशान थे 7.5-8 साल से, उनको मिर्चपुर के लोगों को एस्टेब्लिश किया। वो जिम्मेदारी तो आप ही को दी गई। वो मेरी जिम्मेदारी मेरी थी, मनोहर लाल जी ने कहा था इस प्रकार का, तो उनको रिहेबिलिटेट किया। हो गए सारे, वो सब रिहेबिलिटेट हो गए, उनको कब्जे दे दी, उनको रजिस्ट्री दे दी। इसी प्रकार से हमने हरियाणा प्रदेश में वातावरण बनाया। हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया था, पहली बार हमारी सरकार ने किया। ऐसी लोगों की बातें सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरुआत की तो हमारी सरकार ने की, SC आयोग बनाया। इसी प्रकार से बहुत से संतों महापुरुषों के जयंती समारोह, कोई पूछता नहीं था, उन लोगों को इस प्रकार का वातावरण दिया। यहाँ पे तो बाप दादाओं के नाम पर जयंती समारोह प्रतिवर्ष मनते थे। पहली बार संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर, कबीर जी के नाम पर, भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर, अम्बेडकर जी के नाम पर उनके जयंती समारोह मनाए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम रखे। उन लोगों को भी ये लगे कि ये हमारा ही प्रदेश है, हमारी बातें सुनी जाती हैं। इस प्रकार का वातावरण तैयार किया, और उसका लाभ क्या मिला? आज सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर देखो घटनाएं घटेंगी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोई ना कोई अपने तरीके से राजनीति को उसको स्वरूप देगा, परंतु सबसे बढ़िया वातावरण जो जाति के नाम पर जो यहाँ पर दंगे होते थे, उनको शांत करने का हमने प्रयास किया, और उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाकर एक ऐसा वातावरण दिया कि आज भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, विश्वकर्मा जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, मुख्यमंत्री जी के आवास का नाम है संत कबीर कुटीर। लोगों को लगता है कि हमारा ही प्रदेश है, हम 20 प्रदेश के अंदर हमारे भी खून पसीने से मजबूती है। ये जो आपने जो सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई, ये आप लोगों ने बनाई या जो पहले से नाम थे नाम बदल दिए? कोई नाम नहीं बदला हमने, एक भी नाम नहीं बदला, क्योंकि अभी मैं ये देखता हूँ कि नाम बदलने में एक भी नाम नहीं बदला, नया बनाया सारा। अब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पे, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे सारी चीज़ें हम फ्रेश कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर, और सच कहें तो महिलाओं से पहले जो युवा हैं
उनकी चिंता बहुत सता रही है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पे नॉनवेज खाना, शराब पीना दूसरे राज्यों की तुलना में ना के बराबर है, क्योंकि अधिकतर जो हरियाणा का हिस्सा है आर्य समाजी है। यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार टाइप के जो रेस्टोरेंट ढाबाज हैं, वहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको। लेकिन नशा इतना तेज़ी से फैल रहा है कि अब पहले देखिए मैं बिल्कुल लोग आपकी कहते थे आपकी उड़ता- तरह उड़ता आप जितने पंजाब, आप अब चिंतित हैं, उड़ता हरियाणा जितने देखने को आप मिल चिंतित हैं उससे ज़्यादा हम भी चिंतित हैं। हमारी जिम्मेवारी है। हमारे समय में यदि ऐसा हो रहा तो जिम्मेवार हम ही बनते हैं उसके, परंतु प्रयास में कहीं भी हमारी कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आर्य समाज का हमारे हरियाणा प्रदेश पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और उसी के कारण से जाति भेद भी खत्म हुआ था। शिक्षा का जो प्रचलन हरियाणा प्रदेश के अंदर हर वर्ग के लोगों को मिला। गुरुकुल पद्धति के अनुसार, जो आज से 100 साल पहले इतनी सरकारी स्कूल की व्यवस्था ही नहीं थी, ना अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजी शिक्षा हमारे लोग लेना चाहते थे, तो खूब हमारे दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा प्रभाव रहा इस क्षेत्र पे। गुरुकुल बहुत यहाँ पे अच्छी तरह से आज भी रनिंग में है और इसी प्रकार से, परंतु देश काल और परिस्थितियाँ बदली। आज केवल हरियाणा हरियाणा नहीं रहा है। यदि आप दिल्ली के आसपास का एरिया NCR हो गए हम। दिल्ली के आसपास का एरिया देखेंगे आप, पूरा का पूरा विदेशी भी और देश के अन्य प्रांतों के लोगों ने भी आकर उसमें मजबूती प्रदान करने का काम किया। परंतु जब कोई साथ कहीं से आता है, वो अपनी सारी चीज़ें साथ लेके आता है, सारी चीज़ें साथ लेके आता है। अब इसी प्रकार से वो गुण भी लेके आएगा, वो गुण भी लेके आएगा। जब मुगल आए तो अपनी वो चीज़ें लेके आए, वो जब अंग्रेज आए तो वो फिर अपनी हाँ, चीज़ें अब लेके जो गुरुग्राम है वो हरियाणियों का थोड़ी ना रह गया, वो तो ग्लोबल विलेज बन गया। हरियाणवी ढूंढने पड़ते हैं अब हाँ तो। हाँ। अब जैसे कहते हैं कनाडा में जाके अंग्रेज ढूंढने पड़ रहे हैं लोगों को, सारा अपने सिख भाइयों ने, अपने पंजाबी भाइयों ने, हरियाणा पंजाब के लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। तो ये अपने, और वो जो अपने तरीके की संस्कृति लेके गए वहाँ पे, वो अपने तरीके का खान पान लेके गए, अपने तरीके का पहनावा लेके गए। तो सारी स्थितियाँ ये आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसका प्रभाव हरियाणा पे पड़ना स्वाभाविक था। परंतु सारा हरियाणा का हिमाचल से बॉर्डर लगता है, आपका उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है, जमुना का एरिया आपका उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगता है, और आपका 4-5 जिले तो पूरे पंजाब ही, हम पंजाब, वी आर द पार्ट ऑफ द पंजाब। एक काल्पनिक सवाल मैं आपसे नहीं, पूछने इसी प्रकार से हमारा दिल्ली और राजस्थान का मामला आ गया। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की चीज़ें जो इस काम में, इस धंधे में लगे हुए लोग हैं, वो अपने काम में उनका प्रयास है, परंतु हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको कैसे रोकना है। सभी प्रकार की डायरेक्ट ताकत हमने पुलिस विभाग को दी। नशा और तस्करी, नशा करवाने वाले, नशा बेचने वाले लोगों पर पहले बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था उनको अरेस्ट करने के लिए, उन पर हाथ डालने के लिए, परंतु हमने 5 स्टेटों की एक ऐसी जॉइंट एसटीएफ अमित शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनी और उसका रिजल्ट भी आया। आज हमने हुक्का संस्कृति और धुएं वाले गानों पर, हथियार लहराने वाले गानों पर हमने भी प्रतिबंध लगाया, उनको कंडम किया, समाज ने भी कंडम किया। इस प्रकार के उस पे तो कहते हैं, जैसे दलजीत दोसांझ हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको कहा कि आप ये गाने वाने मत गाया करो शराब शुरू के, तो कहते मेरे गाना गाने से क्या होता, आप ठेके बंद करवा दो। ठेके तो जिस दिन आप बंद करवाते हैं आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा उठती है। अब दिलजीत ने ये बात कही कि मेरे गाने से क्या फ़र्क पड़ता है। आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल्स के लोग जुड़े हुए हैं, बच्चा गर्भ में भी, हमारे तो ग्रंथ बोलते हैं, किताबें बोलती हैं कि अभिमन्यु पेट में था तो उसकी माता द्रौपदी वह सुनते सुनते सो गई, तो बच्चा भी सो गया, तो वह अभिमन्यु वो चक्रव्यूह घुसना तो पता लग गया आज उसको, आप भी उसी चक्रव्यूह उसी में चक्रव्यूह में। तो अब उनको भाई को ये नहीं पता कि आप लोगों के उस पीढ़ी के आप हीरो लगते हो उनको, और मेरे हीरो का ऐसा हेयर स्टाइल है, मेरे हीरो का ऐसा चश्मा है, मेरे हीरो की जेब में ऐसा पेन है, मेरा हीरो टाई लगा के है, तो क्यों नहीं रीस करेगा। प्रभाव कोमल दिमाग पे प्रभाव पड़ता है। एक मैं काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूँ, और यदि एक जिम्मेवार आदमी यदि इस प्रकार के बयान दे के किसी जिम्मेवारी से बचना चाहता है, ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। इस चक्रव्यूह का, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आप आए हो, मैं आखिरी काल्पनिक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक फिल्म आई थी नायक, देखी थी आपने? अनिल कपूर की। पत्रकार था, फिर एक दिन का सीएम बना देते हैं उनको, सीएम साहब। हम ये कल्पना करते हैं कि एक दिन मोदी साहब बहुत खुश हो जाएं और कहें कि एक दिन के प्रधानमंत्री आप, तो उस एक दिन में कौन कौन सी तब्दीलियां आप करना चाहोगे ये कल्पना देश में और कल्पना नहीं करनी, हरियाणा में? ये कल्पना नहीं करनी, नहीं करोगे? कल्पना ही नहीं करनी। तो चलो आप एज ए नागरिक, मैं आपको एक कार्यकर्ता के नाते एक बात कह रहा हूँ।
एक जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री के हाथों में देश है। जिस प्रकार की आज वैश्विक संकट है, यदि इतना मजबूत नेतृत्व ना होता तो शायद परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती थी। हमने तो उस समय लॉकडाउन भी बड़ा लेट लगाया था। आज परिस्थितियाँ काफ़ी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। वैश्विक संकट के साथ साथ हम भी प्रभावित हैं, चाइना प्रभावित है, रसिया, पूरा दुनिया प्रभावित है। आज हम तो यही दुआ करते हैं परमपिता परमात्मा उनका उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु हो। मोदी जी के हाथों में केवल भारत सुरक्षित नहीं है, पूरा इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है मोदी जी, और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होने के नाते उसी प्रकार के निर्णय मजबूती के साथ देश को आज यहाँ स्थिति में लेके आए। यही देश था, हम इस काल पे मार के बात करते थे, आप भी हम भी करते थे। आज सारी दुनिया मुट्ठी में। आज हर एक के हाथ में मोबाइल दे दिया, 300 रुपये का खर्चा। हाँ, ट्रेन में चढ़ना डर लगता था, हाँ। ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे जाते हुए डर लगता था। आज वंदे भारत से सारे देश का स्वाभिमान बढ़ता है। देश की सीमाएं इतनी असुरक्षित थी कि आतंकवादी तो आते थे, देश के अंदर ही पत्थरबाजी पैदा हो गए थे, मेरे सैनिकों पर पत्थरों से हमला करते थे। आज देश के प्रधानमंत्री के हाथों में देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि हम आज घर में घुस के मारते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ताकत दे दी कि आप जैसा काबिल व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं जो गेन करना चाहूँगा कर लूँगा। नहीं तो हमारी तो सीमाएं सुरक्षित कर दी थी, बंद गए थे हम, भारतीयों ने सोचना बंद कर दिया था। आज देश सुरक्षित हाथों में है, परंतु परिस्थितियाँ कैसी हैं, कल आज गर्मी है, कल मौसम ठीक हो जाएगा, फिर बारिश आ जाएगी, हर प्रकार का मौसम चलता है। ये देश काल और परिस्थितियाँ हैं। इस संकट से भी हम भी निकलेंगे और मोदी जी के ऊपर हमें पूर्णतः विश्वास है, संकट से हमें सभी को निकाल लेंगे। चलो, इस सवाल को मैं अलग तरीके से पूछता हूँ। आपके विज़न में और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं, आपकी सरकार में काम कर रहे हैं, तो प्रदेश को आप किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, देश को आप किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये हरियाणा भारत का एक ऐसा प्रदेश है, चाहे खेल है चाहे सैनिक है। हमारी आबादी 2-2.5% है देश के हिसाब से, हमारा क्षेत्रफल 2% है, परंतु सेना में मजबूती के साथ सुरक्षा में भारत की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल है हरियाणा का। खेलों में एक तरफ पूरा देश होता है और एक तरफ हरियाणा होता है, चाहे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो। इसी प्रकार से अनाज के मामले में, इसी प्रकार से आज हम उद्योग के मामले में भी देश का सिरमौर हरियाणा बनना चाहता है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने के लिए भी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी। आज ज़मीन का टुकड़े कम हुए हैं, खेत की जोत कम हुई है हमारी, और ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं बचा है। और जिस वातावरण में हमारा प्रदेश परिस्थिति है, तो आज हमें कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दुनिया के साथ मुकाबला आपके पास मंच है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में इस वक्त आप देखे जा रहे हो, विदेशों में देखे जा रहे हो। तो जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या मैं ये कहता हूँ, हमने निर्णय लिया है शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। शिक्षा बिना हमारा एक भी बच्चा वंचित ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध हो, और प्रत्येक बहन बेटी को हम ये विश्वास देने में कामयाब हो जाए कि कोई दुष्ट आदमी, कोई देश विरोधी आदमी, कोई समाज विरोधी आदमी किसी की गरीब आदमी की शान की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे। ऐसा वातावरण हम देना चाहते हैं, और प्रत्येक नागरिक को ये विश्वास देना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ आपके घर तक पहुंचा दे। ये हमारा विश्वास है। वो लंबी लंबी लाइनें हमने सब ख़त्म करने का काम किया है, प्रयास किया है कि आपकी चीज़ें आप तक सरकार लेके जाए। हम लाभार्थी को ढूंढ रहे हैं, लाभार्थी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे पीछे मत भागे। ये चीज़ सामान्य रिक्शा पुल्लर को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और देश और प्रदेश के उद्योगपति को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो सम्मानजनक तरीके से हरियाणा के अंदर रहे भी, कारोबार भी करे, और मजदूर भी पूरा दिन मजदूरी करके अपनी झोपड़ी के अंदर जब जाए, उसको ये चिंता ना हो कि कोई गुंडा दत्ता आके मुझे सता देगा या मुझे परेशान कर देगा। इस प्रकार का वातावरण हम हरियाणा में देने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण बेदी साहब, आप से मुखातिब थे, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवाल थे वो तमाम सवाल मैंने इनसे पूछे। अब इन सवालात का जो जवाब कृष्ण बेदी साहब ने दिया, ये अपने तजुर्बे के कारण कहीं कहीं हमें घुमा गए।
या ईमानदारी से दिया, साफ गोई से दिया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे। आप न्यूज़ 18 में आए, आप चक्रव्यूह में आए, आपने हमारे सभी खट्टे मीठे सवाल का जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी मुकेश जी, आपका भी, सभी दर्शकों का भी, और इस चैनल से जुड़े हुए सभी टीम का मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सम्मुख और आपके साथ ही कर सका। शायद कई चीज़ें हमारे दिल में भी रह जाती हैं, हम कह नहीं पाते, परंतु अंत में समापन की ओर है। मैं सेव एनर्जी की तरफ बात करूँगा। इस गर्मी के सीजन के अंदर हमें एनर्जी बचाने की ज़रूरत है, पानी बचाने की ज़रूरत है। बिजली का जितना कम से कम उपयोग कर सके परिस्थिति के अनुसार, उस प्रकार हमें करना चाहिए। जी, तो इसी संदेश के साथ चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।